सुधा और विक्रम की शादी को 3 साल हो चुके थे। उनका जीवन सामान्य था। विक्रम का एक अपना छोटा सा फर्म था और सुधा पढ़ी लिखी लेकिन सीधी सादी एक हाउसवाइफ। जब सुधा गर्भवती हुई तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सुधा की माँ नहीं थी तो उसके पिता ने सिम्मी को बहन की देखभाल के लिए उसके ससुराल भेज दिया। तब 7वां महीना चल रहा है। सुधा रसोई में खड़ी थी। पेट अब भारी हो चुका था लेकिन आदत से मजबूर थी। चाय चढ़ा रही थी और साथ में ब्रेड सेक रही थी। सुधा धीरे से पेट पर हाथ फेरते हुए, बेटा अब बस 2 महीने और, फिर तू इस दुनिया में आ जाएगा। तुम्हारे पापा तो तुझसे बहुत प्यार करेंगे जैसे मुझसे करते हैं। इतने में विक्रम कमरे से बाहर आता है, आंखें मलते हुए। विक्रम, सुधा यार नींद नहीं पूरी हो पाई, पानी मिलेगा क्या? सुधा मुस्कुराते हुए, किचन में ही हूँ, तुम बैठो लाती हूँ। वो धीरे धीरे चलती है और एक गिलास पानी लेकर आती है। विक्रम, ओ यार बहुत लकी हूँ मैं, मुझे तुम जैसी बीवी मिल गई, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। सुधा शर्माते हुए, तभी तो ऊपर वाले ने हमें एक और खुशखबरी दे दी है। विक्रम सुधा के पेट पर हाथ रखकर, बस एक ही बात की टेंशन है, डिलीवरी के टाइम तुम अकेली कैसे मैनेज करोगी? माँ भी तो इस बार गांव गई हुई हैं। सुधा, पापा ने सिमी को भेज दिया है, वो आने ही वाली होगी 1-2 दिन में। विक्रम, अरे वाह, तुम्हारी बहन तो मतलब जैसे घर की ही मेंबर है। दूसरे ही दिन सिमी का आगमन। दरवाज़ा खुलता है, सिमी अंदर दाखिल होती है। चमकदार कपड़े, खुले बाल, गॉगल्स लगाए हुए। सिमी कहती है, दीदी। सुधा खुश होकर गले लगाती है। सिमी, अच्छा हुआ तू आ गई, बहुत सहारा मिलेगा मुझे अब। सिमी, हाँ दीदी अब आप चिंता ना करो, मैं आ गई हूँ ना, सब संभाल लूँगी और मैं पूरा ख्याल रखूँगी, अब बस तुम आराम करो। हंसते हुए, दीदी आप बस आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगी, जीजा जी का भी मैं ख्याल रख लूँगी। सुधा हंसते हुए, बहन अब तू ही मेरी अपनी है। विक्रम आता है, वेलकम सिमी, अब तो इस घर में रौनक और बढ़ गई है। सिमी मुस्कुराते हुए, जीजा जी रौनक तो आप दोनों से ही है, मैं तो बस मेहमान हूँ। विक्रम, अरे नहीं सिमी, तुम सुधा की छोटी बहन हो, ये घर तुम्हारा ही है तो इसे अपना ही समझो, तुम यहाँ मेहमान नहीं हो। सिमी का चेहरा थोड़ा और चमक उठता है, एक हल्की मुस्कान के साथ। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। एक दिन सुधा रसोई से आवाज़ लगाते हुए, सिम्मी ज़रा दूध उबालना मत भूलना, डॉक्टर ने बोला है कि कैल्शियम ज़रूरी है इस समय। सिमी सोफे पर मोबाइल चलाते हुए, हाँ दीदी देख रही हूँ, वैसे आप बैठो ना, अब तो 7वां महीना है। सुधा मुस्कुराते हुए, तू आई है तो थोड़ा सहारा तो मिल ही गया, तू नहीं होती तो ये घर कैसे चलता। विक्रम प्रवेश करता है, गुड मॉर्निंग बहनों। सच में सिम्मी ने ऐसे घर संभाल लिया है जैसे वो इसी घर की हो, अब तो किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होती, क्यों सिम्मी? सिमी हंसते हुए, अरे जीजा जी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कोई पराई हूँ। विक्रम हंसी में धीरे से जवाब देता है, पराई नहीं अपनी हो सिमी। सुधा मुस्कुराती है लेकिन सिमी और विक्रम की आंखों में कुछ और चल रहा होता है। लेकिन सुधा को क्या पता था कि उसकी सगी बहन ही उसके हाथ से उसका सुख संसार छीन लेगी। सुबह के 8 बजे थे। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के कांच पर टिक 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 कर रही थी। सुधा रसोई में चाय बना रही थी। पेट बढ़ा हुआ था, 8वां महीना चल रहा था, फिर भी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। वो सोच रही थी अगर बेटी होगी तो उसका नाम आर्या रखूंगी। दीदी तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं बना देती हूँ चाय। सुधा मुस्कुराई, तू तो घर आने के बाद बिल्कुल संभाल ही ली है सब कुछ, माँ की कमी ही नहीं लगती। सिमी आंखें झुकाकर बोली, दीदी तुम्हारा ही तो घर है और जीजा जी वो भी कितनी फिक्र करते हैं तुम्हारी। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ विक्रम तो शुरू से ही ऐसा ही रहा है, प्यार जताने में थोड़ा कंजूस पर परवाह बहुत करता है। पर सुधा को क्या पता था, जिस बहन को वो माँ मानती थी वही उसका सबसे बड़ा घाव बनने वाली थी। एक दोपहर सुधा सो रही थी। सिम्मी ड्राइंग रूम में किताब पढ़ रही थी। विक्रम किचन से आवाज़ देता है, सिम्मी कॉफ़ी बना दोगी क्या? सिम्मी, जीजाजी आप भी ना,
ये भी कोई पूछने वाली बात है, बना देती हूँ। दोनों साथ में किचन में। सिमी: वैसे जीजा जी आप तो बहुत शांत रहते हो। दीदी तो कहती है आप कॉलेज में शेर हुआ करते थे। विक्रम हंसते हुए: अब शेर बंद गया है शादी के बाद, लेकिन कभी कभी दहाड़ निकल ही जाती है। सिमी: तो मुझे भी सुनाइए ना एक दहाड़। दोनों हंसते हैं, एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। नज़रों का टकराव कुछ ज़्यादा देर होता है। कुछ दिन बाद ही सिमी और विक्रम के बीच निकटता बढ़ती जाती है। एक शाम को विक्रम ऑफिस से थक कर लौटता है। सुधा पानी लेकर आती है। पानी पीजिए, चाय बना देती हूँ। विक्रम थका हुआ मगर सिमी को देखकर चेहरा खिल उठता है। नहीं, पहले ज़रा सिमी की बनाई कॉफ़ी तो पी लूँ। उसने कहा था आज कुछ नया ट्राई करेगी। सिमी ट्रे में कॉफ़ी और स्नैक्स लेकर आती है। विक्रम के पास बैठती है। सिमी धीरे से: जीजा जी, मैंने वो साउथ इंडियन स्टाइल में कॉफ़ी बनाई है, ज़रा बताइए कैसी लगी। विक्रम घूंट लेकर: कमाल की है सिमी, लगता है अब हर दिन तुम्हारी कॉफ़ी पीने की आदत हो जाएगी। एक रात सिमी के मन में हलचल मची हुई थी। वो मन ही मन कहती है, सुधा दीदी बहुत भोली है, उन्हें समझ नहीं आता कि विक्रम जी के अंदर कितना आकर्षण है और वे कितना अकेला महसूस कर रहे हैं। मैं उन्हें समझ सकती हूँ। क्या मेरा प्यार पाप होगा उनके लिए अगर मैं उन्हें खुश कर सकूं? एक दिन सुधा अपनी सास सुमित्रा देवी को गांव में फ़ोन करती है। सुधा अपनी सास सुमित्रा देवी से: माँ जी, सिम्मी आ गई है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। वो घर और मेरी देखभाल दोनों कर रही है। सुमित्रा देवी सुधा से बेटी जैसा स्नेह रखती हैं। वे उसे समझाते हुए कहती हैं, बेटी तू अपना ख्याल रखना, आजकल जमाना बहुत ख़राब है, बस ध्यान रखना, बहन के भरोसे पति को मत छोड़ देना, कभी कभी भारी पड़ जाता है बेटी। सुधा हंसते हुए: आप भी ना माँ जी, सिमी मेरी बहन है, मेरी परछाई है। सिमी के आने के 2 हफ्ते बाद रात्रि का समय, डाइनिंग टेबल पर तीनों साथ बैठे थे। सुधा: सिम्मी, आज के पराठे तो एकदम मक्खन जैसे थे, सच में तू तो मुझसे भी अच्छा खाना बना लेती है अब। सिम्मी हंसते हुए: दीदी आपके जैसा बनना तो अभी दूर की बात है, लेकिन अब आप आराम करें ना, खाना झाड़ू कपड़े सब मैं संभाल लूँगी। विक्रम: सच कहूँ तो सिम्मी, जब से तुम आई हो घर में जैसे नई ताजगी सी आ गई है। सिमी हल्की मुस्कान और नज़रें नीची करती है। आप जैसा इंसान हो तो सचमुच कोई भी बीवी बहुत खुशनसीब समझेगी खुद को, क्यों दीदी? सुधा: देखा, मैं नहीं कहती थी कि बड़े सभ्य और प्यारे इंसान हैं। उसी रात 11 बजे सिमी अपने कमरे में शीशे के सामने सिमी आईने में खुद को देखती है, हल्की लिपस्टिक लगाते हुए। सिमी मन ही मन: विक्रम की नज़रों में कुछ तो है जो पहले कभी किसी ने मेरे लिए महसूस नहीं किया। दीदी तो उसे समझती ही नहीं, हमेशा घर और बच्चा, और वो बेचारा अकेला। क्या मेरा हक नहीं है कि मैं किसी से प्यार करूं? तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। विक्रम: सिमी, वो सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन प्रिंटर में पन्ने फंस गए हैं, ज़रा देख सकती हो? सिम्मी: जीजा जी आप भी, चलिए देखती हूँ। दोनों स्टडी रूम में जाते हैं, पास पास खड़े हैं। सिम्मी: आपका कॉलर थोड़ा टेढ़ा है, 1 मिनट। सिम्मी विक्रम की कॉलर सीधा करती है। पल भर की निकटता, दोनों की आंखें मिलती हैं। वातावरण भारी हो जाता है। विक्रम धीरे से: सिम्मी तुम बहुत समझदार हो। सिम्मी धीरे से: जी चाची, आप बहुत अकेले। कुछ पल खामोशी रहती है, फिर सिमी पीछे हट जाती है। सिमी: मैं सोने जा रही हूँ जीजा जी, गुड नाइट। अगली सुबह बेडरूम में सुधा पेट पर हाथ रखते हुए: सिम्मी, ओह बहुत दर्द हो रहा है कमर में, जरा गर्म पानी की थैली ला दोगी? सिमी मोबाइल पर व्यस्त, ठंडे स्वर में: अभी लाती हूँ दीदी, बस एक चैट कर रही थी। सिम्मी, तेरा कोई खास दोस्त है क्या? सिमी चौंकती है, फिर मुस्कुराकर: दोस्त नहीं दीदी, कोई है जो मुझे समझता है। बहन, मैं तो तेरी सब कुछ हूँ ना, मुझे बता सकती है। सिमी आंखें चुराते हुए: फिर कभी दीदी। ऑफिस से देर से लौटते हुए विक्रम: सुधा तुम सो गई क्या?
सिमी दरवाजे से, दीदी तो सो गई हैं, आपको कॉफ़ी बना दूँ? विक्रम, अगर तुम हो तो सब कुछ कितना अच्छा लगता है। सुधा जैसा ही आकर्षण है तुम्हारे अंदर। सिमी धीरे से, क्या आप वाकई ऐसा सोचते हैं? कॉफ़ी का मग उसके हाथ में थरथराता है। विक्रम, सिमी मैं नहीं जानता कि ये क्या है, पर जब तुम पास होती हो तो मुझे सुकून मिलता है। सिमी चुप है, फिर विक्रम की आंखों में देखती है। शायद हम दोनों वही चाहते हैं जो हमें नहीं मिला। बारिश की रात, बिजली गुल है। सुधा गहरी नींद में है। सिमी बालकनी में खड़ी भीग रही है। विक्रम आता है, दोनों चुपचाप कुछ पल साथ खड़े होते हैं। विक्रम, भीग जाओगी तो बीमार हो जाओगी, और फिर तुम्हारी परवाह कौन करेगा? सिमी, जीजा जी, कभी कभी बीमार होना अच्छा लगता है, कोई परवाह करने वाला बस होना चाहिए। विक्रम उसके नज़दीक आते हुए, मैं हूँ ना तुम्हारी परवाह करने वाला, और कुछ बीमारियाँ अच्छी लगती है। धीरे धीरे विक्रम उसका हाथ पकड़ता है और वही रात उनकी सीमा पार कर जाती है। और उसी रात सिमी अपनी डायरी में लिखती है, मैंने वो किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। अब मैं सिर्फ उसकी बहन नहीं हूँ, अब मैं उसकी सौत बन चुकी हूँ। सिमी और विक्रम के बीच रिश्ता गहरा होता जा रहा है। सुधा अब भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करने लगी है। उसके मन में शंका का अंकुर फूटने लगा है, लेकिन वह अभी भी अपनी बहन और पति पर विश्वास करना चाहती है। डाइनिंग टेबल पर विक्रम अखबार पढ़ रहा है। सिमी चाय बना रही है। सुधा, विक्रम, क्या आज जल्दी निकल रहे हो? मेरी सोनोग्राफी भी है दोपहर में। विक्रम अखबार से नज़र उठाए बिना, हाँ मीटिंग्स है, शाम तक देखता हूँ, फ्री हो सकता हूँ तो आ जाऊँगा। सिमी, जीजा जी आप मत जाइए, मैं दीदी को ले जाऊँगी, आराम से सब कर लेंगे। सुधा धीरे से मुस्कुराते हुए, ठीक है सिमी, तू तो जैसे मेरी परछाई बन गई है। सिमी और विक्रम की नज़रें मिलती है। एक मौन संवाद। अस्पताल से लौटते वक्त कार में सुधा और सिमी, सिमी तू तो सचमुच फरिश्ता बनकर आई है, मेरी इतनी देखभाल करती है कि मैं खुद को खुदकिस्मत समझती हूँ। सिमी, दीदी आप मेरा सब कुछ हो, बस चाहती हूँ आप हमेशा खुश रहो। उसके शब्दों में दर्द और छिपा अपराध बोध भी है जो सुधा समझ नहीं पाती। रात को सुधा की बेचैनी महसूस होती है। सुधा नींद में करवटें बदल रही है। सुधा मन में, विक्रम अब कम बोलते हैं, नज़रें चुराते हैं, क्या ऑफिस का तनाव है या कुछ और? वो करवट बदल कर देखती है। विक्रम मोबाइल पर मुस्कुरा रहा है। स्क्रीन पर सिमी का नाम। विक्रम, इतनी रात को क्या देख रहे हो? विक्रम घबराकर फ़ोन नीचे रख देता है। कुछ नहीं, एक ज़रूरी ऑफिस का मेल था। सुधा, मुझे स्क्रीन पर सिमी का नाम दिखा। विक्रम, क्या? नहीं यार, तू तो हर बात में शक करने लगी है। अच्छा चलो सो जाओ, तुम थकी हो। सुधा चुप हो जाती है, लेकिन आंखें अब नहीं लगती। सिमी और विक्रम की अकेले में मुलाकात बढ़ती जा रही थी। शाम को विक्रम ऑफिस से जल्दी आता है। सुधा सो रही होती है। सिमी गार्डन में है। विक्रम, तुमसे ना मिलूं तो दिन अधूरा लगता है। विक्रम, कभी सोचते हो अगर ये सब सच में होता, तुम मेरे होते, मैं तुम्हारी, हमारी दुनिया अलग होती। लेकिन सुधा, सिमी, सुधा अब हमारी दुनिया में फिट नहीं बैठती। विक्रम, मैं जानती हूँ कि तुम उसे प्यार नहीं करते अब। विक्रम धीरे से, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, अभी नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता। सिमी उसके सीने से लग जाती है। सुधा की मौसी का आगमन होता है। सुधा अपनी मौसी से बहुत जुड़ी हुई थी, इसलिए ललिता मौसी उसकी डिलीवरी के पहले ही उसके ससुराल आ जाती है। अरे मौसी, आप अचानक कैसे? बेटी, तेरी डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है, सोचा तू अकेली कैसे सब कुछ करेगी, इसलिए आ गई तुझे संभालने। अरे वाह मौसी, बहुत अच्छा किया। वैसे सिम्मी आई हुई है। बेटी सब ठीक तो है? तू बहुत थकी थकी लग रही है। मौसी तू आ गई ना, बहुत अच्छा लगा। मैं सच में बहुत अकेली हो गई थी। तेरे पापा की बातें सुनकर ही आई हूँ, उसने बहुत तारीफ़ की सिम्मी की। लेकिन बेटी, कभी कभी बहुत सेवा करने वाले भी अपने मतलब के लिए झुकते हैं। सुधा चौंकते हुए, मौसी तू कहना क्या चाहती है? ललिता मौसी, बस इतना कि आंखें बंद कर भरोसा मत कर रख,
कभी कभी अपनों के चेहरे के पीछे बहुत कुछ छिपा होता है। सुधा अब सशंकित हो उठती है। सुधा का 9वां महीना चल रहा था। घर का वातावरण शांत है। सुधा को अब केवल संदेह नहीं बल्कि ठोस संकेत मिल गया। उस दिन सुधा घर की अलमारी साफ कर रही है। एक किताब के अंदर विक्रम और सिमी की एक तस्वीर गिरती है जिसमें वे बहुत करीब खड़े थे। सुधा के हाथ कांपते हैं। ये क्या है? ये तस्वीर कब खींची गई? विक्रम और सिमी इतने करीब? वो चुपचाप तस्वीर अपने पास रख लेती है। आंखों में नमी। सिमी के कमरे में उसे एक डायरी दिखती है। वह उस डायरी को खोलती है। उसमें लिखा था, उस रात गलती हो गई, लेकिन अब वह गलती नहीं, प्यार लगता है। मुझे उसका प्यार चाहिए और मैं किसी की बहन नहीं, सिर्फ एक औरत हूँ जिसे अब हक चाहिए अपने हिस्से का। ये सब पढ़कर और देखकर उसके भीतर एक तूफान धीरे धीरे पनपने लगा। सुधा का मन दिन पर दिन बेचैन होता जा रहा था। उसकी छठी इंद्रिय उसे लगातार कुछ गलत होने का आभास दे रही थी, लेकिन वह खुद को समझा रही थी, नहीं, ये मेरी छोटी बहन है, ये ऐसा नहीं कर सकती। और विक्रम, वो तो मेरा पति है, वो भी नहीं। लेकिन आज रात कुछ बदलने वाला था। सुधा की नींद खुलती है। सुधा को प्यास लगती है। वो उठती है और रसोई की ओर जाती है, पर तभी उसे सिम्मी के कमरे की बत्ती जलती दिखती है। लेकिन विक्रम तो उसके साथ ही सोया था, या शायद। वो चुपके से पास जाती है। दरवाज़ा आधा खुला हुआ है। अंदर जो देखती है, उसके हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। अंदर का दृश्य, विक्रम और सिमी पास बैठे हैं। सिमी विक्रम के कंधे पर सिर रखे हंस रही है। विक्रम उसके बालों को सहला रहा है। दोनों पूरी तरह बेपरवाह हैं। सुधा हकलाते हुए कांपती आवाज़ में, सिमी, विक्रम, ये क्या देख रही हूँ मैं? सिमी शांत स्वर में बिना पछतावे की, तुमने देख लिया, अच्छा ही हुआ। कब तक छुपाते हम दीदी? विक्रम बिल्कुल ठंडे लहजे में, सुधा, मैं अब सिमी से प्यार करता हूँ। ये रिश्ता अब नहीं चल सकता। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। सुधा फूट फूट कर, तू मेरी बहन है सिमी, जिसको मैंने अपनी गोद में खिलाया, अपने घर बुलाया, पाला पोसा। तूने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है। सिमी निश्चल मुस्कान के साथ, प्यार को कोई सीमा नहीं होती दीदी। अगर तुम्हें नहीं मिला तो इसमें मेरी क्या गलती? विक्रम को जो चाहिए था वो तुम नहीं दे सकी। सुधा करुण स्वर में, और तुम विक्रम, इतने सालों का साथ, तुम्हारी पत्नी की इज्जत, हमारा बच्चा कुछ भी मायने नहीं रखता? विक्रम कटु स्वर में, सुधा, तुम अब बोझ बन गई हो। मैं थक चुका हूँ तुम्हारी शिकायतें सुन सुनकर। मैं सिमी से शादी करूँगा और तुम इस घर से चली जाओ। वो समझ चुकी थी कि सिमी और विक्रम का रिश्ता गहरा चुका है। वे भावनात्मक और शारीरिक दोनों रूप से एक हो चुके हैं। दूसरे दिन सुधा दर्द से कराहती है। मौसी, बहुत दर्द हो रहा है, शायद समय आ गया है। मौसी और सिमी भाग कर आती हैं। सिमी घबराती है, मौसी संभालती है। ललिता मौसी, जल्दी से विक्रम को फ़ोन कर। सिमी संकोच में, जी अभी करती हूँ। सिमी विक्रम को कॉल करती है। फ़ोन व्यस्त जाता है। सिमी मन में, अब इस वक्त मुझे डर लग रहा है, कहीं ये बच्चा सब कुछ बर्बाद ना कर दे। मौसी, सिमी फ़ोन क्यों नहीं लगा अभी तक? सिमी झूठ बोलती है, लगा दिया है मौसी, बस आ रहे हैं। हम लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं, दीदी को हॉस्पिटल ले चलते हैं। हॉस्पिटल, डिलीवरी रूम के बाहर एम्बुलेंस सुधा को हॉस्पिटल लाती है। मौसी और सिमी साथ हैं। विक्रम गायब है। डॉक्टर, डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, आप लोग साइन करिए। मौसी, हाँ बेटा, मैं साइन करती हूँ, तू तो बस दीदी के साथ रहे। सिमी, जी मौसी। सिमी एक कोने में खड़ी है, फटी फटी आंखों से डिलीवरी रूम को देखती है। सिमी मन में, आज अगर ये बच्चा आ गया तो शायद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अब पीछे नहीं हट सकती। उसी समय विक्रम के साथ सिमी का बीता दिन, उसे फ्लैशबैक। सुबह 2 दिन पहले विक्रम और सिमी एक होटल में साथ थे। विक्रम, सिमी, अब मैं थक गया हूँ दोहरा जीवन जीते जीते। तो कब तक ये सब चलेगा? या तो मुझे अपना लो या छोड़ दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे रखेल नहीं बन सकती। विक्रम, सुधा को मैं नहीं छोड़ सकता, अभी नहीं, बच्चा आने वाला है, पर मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। सिमी,
या तो मैं या वो, सोच लो। विक्रम चुप हो जाता है। सिमी अपने सोच से बाहर आती है। आज का दिन, ऑपरेशन पूरा होता है। नर्स बाहर आती है। बधाई हो, बेटी हुई है। माँ और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। ललिता मौसी के आंसू बहते हैं। भगवान का लाख लाख धन्यवाद, मेरी सुधा ठीक है। सिमी धीरे से पीछे हटती है। उसका चेहरा जला सा लगता है। भीतर कुछ टूट रहा है। रात 11 बजे विक्रम का आगमन। विक्रम भागता हुआ आता है झूठ बोलते हुए। मैं फंस गया था काम में, फ़ोन भी नहीं लगा। सब ठीक है ना? ललिता मौसी कड़ाई से, बेटी को जन्म दिया है तुम्हारी पत्नी ने और तुम काम में फंसे थे, शर्म आनी चाहिए। विक्रम, मैं। सुधा बेड पर लेटी है, आंखें नम है लेकिन कुछ कहती नहीं। सुधा धीरे से, कोई बात नहीं विक्रम, अब तो मैं माँ बन गई हूँ, अकेली नहीं हूँ अब। उसके शब्दों में कटाक्ष भी है और पीड़ा भी। सिमी और विक्रम की गुप्त मुलाकात होती है अस्पताल की कैंटीन में। सिमी, अब क्या सोच रहे हो? सब कुछ वैसा ही चलेगा? विक्रम, सुधा को इस हालत में छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा। सिमी, तो मैं क्या हूँ, खेल, इस्तेमाल की चीज़? विक्रम, नहीं, मैं सब कुछ सही करूँगा लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। सिमी, अब वक्त नहीं है विक्रम, अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। विक्रम चौंक कर, क्या? सिमी, तुम प्रेग्नेंट हो? सिमी, हाँ, और अब ये बच्चा तुम्हारा है। तुम सिर्फ सुधा के नहीं हो, अब फैसला तुम्हें करना है। सुधा अस्पताल के बेड पर पड़ी पड़ी सोचती है, आज मैं माँ बन गई लेकिन मेरी आंखों ने सब देख लिया। वो नज़रों की चोरी, वो मुस्कुराहटों के पीछे की साजिश, मेरी बहन और मेरा पति। क्या मैं हार जाऊंगी? नहीं, अब मैं माँ हूँ और एक माँ कभी नहीं हारती। सुधा डिलीवरी के बाद घर लौट चुकी है। बेटी के आगमन ने उसके जीवन में थोड़ी रोशनी जरूर भरी है, लेकिन उसके पति विक्रम और बहन सिमी के रिश्ते की सच्चाई अब उसकी सांसों को बोझिल बना रही है। विक्रम अब खुलकर सिमी के साथ भविष्य की योजना बनाने लगा। सुधा अपने कमरे में बैठी बेटी को दूध पिला रही है। विक्रम कमरे में आता है, गंभीर चेहरा। सुधा, एक ज़रूरी बात करनी है। सुधा बिना देखे, कहो। अब तो तुम्हें सब कहने की आदत हो गई है। पीछे से विक्रम सांस खींचता है। हमारे रिश्ते में अब वो बात नहीं रही। मैं अब सिमी के साथ रहना चाहता हूँ। सुधा चुप, बेटी की आंखों में झांकते हुए धीमे स्वर में, और हमारी बेटी? मैं उसे पालने का खर्चा दूंगा, उसकी पढ़ाई, सब कुछ, लेकिन मैं अब सिमी के साथ। सुधा आंखों में आंसू लेकिन स्वर कठोर, तुमने मेरी बहन को चुना, मुझे कुचलकर, और अब मेरी बेटी के नाम पर कीमत लगाना चाहते हो? तुम सिर्फ गिरे नहीं हो, तुम खत्म हो चुके हो मेरे लिए। सुधा की दुनिया उलट चुकी है। वो अपने सामान और नवजात बेटी को लेकर दरवाजे के बाहर खड़ी थी। बाहर चारों ओर पड़ोसी तमाशा देख रहे हैं। पड़ोसी महिला, कहते हैं बहन को बुलाया था और वही सौतन बन गई। कैसी औरतें होती हैं आजकल। दूसरी पड़ोसी, इसमें भी सुधा का ही कसूर है। जवान बहन को घर में रखोगी तो यही होगा ना। सुधा सिसकती हुई अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए। पड़ोसियों में से एक पड़ोसन आकर उसे सांत्वना देती है, बेटी, अपनी छोटी सी बिटिया को उसके बाप के पास ही छोड़ दे। इसको लेकर कहाँ कहाँ जाएगी तू, कहाँ भटकेगी। सुधा चीखते हुए, नहीं, मेरी बेटी ही मेरी ताकत है। अब मैं उसे किसी और की काली परछाई में नहीं पलने दूंगी। सुधा अपनी बेटी को कसकर पकड़ लेती है और आंसुओं के साथ घर छोड़ देती है। अदालत में दोनों खड़े हैं। सुधा चुपचाप, विक्रम वकील के साथ। जज, क्या आप दोनों इस निर्णय से सहमत हैं? सुधा, मैं सहमत नहीं हूँ, पर अब कोई चारा नहीं बचा। मैं ये रिश्ता छोड़ रही हूँ ताकि मेरी आत्मा जिंदा रह सके। भारी मन और थकी हिम्मत के साथ सुधा अपने मायके के घर रहने लगी। सुधा का मायका, शाम का समय। पड़ोस की रमा काकी ने कहा, तू अपनी जवान बहन को घर लाई, उसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया और अब रो रही है। तू ही जिम्मेदार है अपने दुख की बेटी। सुधा काकी की साड़ी पकड़कर वो रोने लगती है।
भाई विनोद और भाभी सीमा भी सब खड़े होकर चुपचाप सुन रहे थे। पिताजी सिर झुकाए हुए एक कोने में बैठे थे। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी सिम्मी ने। मोहल्ले भर में बातें हो रही है, देखो एक बहन ने दूसरी बहन का घर उजाड़ दिया। सुधा जैसे ही बाहर निकलती कुछ औरतें फुसफुसाना शुरू कर देती हैं। एक औरत कानों में, यही है वो औरत, बहन को सौतन बना बैठी, पति छोड़ गया इसे। दूसरी औरत घृणा से, जो अपनी बहन को अपने घर बुलाकर संभाल नहीं सकी, वो घर क्या संभालेगी। सुधा सब सुनती है, उसका चेहरा शर्म से झुक जाता है, मगर वो अपनी नन्ही बेटी आर्या के लिए सबके ताने सुनती रहती। एक रात 8 बजे का समय। सुधा अपने कमरे में बैठी हुई, आर्या उसकी गोद में सो रही है। दरवाजे पर उसके भाई विनोद की पत्नी सीमा आती है। भाभी तिरस्कार से, देखो दीदी, पिताजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस घर में और दिन नहीं ठहर सकोगी। हमारा भी समाज में उठना बैठना है। समाज में हमारी बहुत ही बदनामी हो रही है आप दोनों बहनों को लेकर। तो क्या अब मैं बोझ बन चुकी हूँ? जिसका घर टूट चुका हो वो बोझ ही बनती है दीदी। हम चाहते हैं कि आप अपना एक अलग घर देख लें। यहाँ पर आप ज़्यादा दिन नहीं रह पाओगे। पिताजी भी अपने बेटे बहू के आगे मजबूर हो जाते हैं और कुछ नहीं बोल पाते। सुधा आंखें बंद करती है, जैसे अब और कुछ सुनने की ताकत नहीं, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है और एक फिर एक संकल्प भी। अगली सुबह सुधा अपनी बच्ची को सीने से लगाए चल रही थी। आसपास के लोग घूर रहे हैं, मगर अब सुधा की चाल में थरथराहट नहीं, एक शक्ति थी। सुधा मन ही मन, अब कोई मेरा साथ नहीं देगा तो क्या हुआ, अब मैं खुद अपना सहारा बनूंगी। मेरी बेटी मेरा गर्व है और मैं उसका भविष्य संवारूंगी। अपनी नन्ही बेटी को देखकर सुधा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अब बेबसी नहीं, एक चुप प्रतिज्ञा है। उधर सिमी का गर्भ बढ़ रहा था। अब वो माँ बनने की तैयारी में लगी थी। सिमी कमरे में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख रही है, मुस्कुरा रही है। अब सब मेरा है, घर, विक्रम और अब ये बच्चा भी। अब मैं ही उसकी असली पत्नी हूँ। लेकिन कमरे के कोने में खड़ी सास सुमित्रा ने सब सुन लिया। सुमित्रा देवी कड़कती आवाज़ में, बहू नहीं सौतन हो तुम। तुम्हारे धोखे और मक्कारी ने एक घर तोड़ दिया। याद रखना, जो रिश्ता छल से बनता है वो कभी चैन नहीं देता। सिम्मी, माँ जी, अब मैं आपकी बहू हूँ और जल्दी ही आपकी दूसरी पोती या पोता लाऊंगी। उधर सुधा का अकेलापन बेटी के साथ नया जीवन शुरू करती है। सुधा ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, सिलाई का काम शुरू किया। वही उसका जीवन बन गया। सुबह काम, शाम में अकेलापन और धोखे की पीड़ा से गुजरती। पास में बेटी आर्या सो रही थी। सुधा मन में, मेरे अपनों ने ही मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, मेरे साथ छल किया। इस दुनिया ने मेरा सब कुछ छीन लिया, पर मेरी बेटी मेरी ताकत है। मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगी। इसे इस झूठी दुनिया से लड़ना सिखाऊंगी। सुधा की आंखें दृढ़ हैं और चेहरे पर माँ की चमक। सिमी और विक्रम का विवाह, बिना रौनक की शादी होती है उनकी। पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं, चारों ओर सन्नाटा है, कोई रिश्तेदार नहीं। विक्रम और सिमी चुपचाप फेरे ले रहे हैं। अब से आप पति पत्नी घोषित होते हैं। तभी तुरंत बिजली चली जाती है, जैसे किस्मत ने भी रोशनी छीन ली हो। सिमी धीरे से, शादी तो हो गई, पर यह सन्नाटा क्यों नहीं जा रहा है विक्रम? क्योंकि हमने किसी के आंसू की नींव पर अपना घर बनाया है। उधर छोटे से घर में सुधा बेटी को गोद में लेकर झुला रही है। सुधा की बेटी की किलकारी गूंज रही थी, तू मेरी रोशनी है, अब मैं तुझे झूठ और धोखे की आग में कभी नहीं झोंकूंगी। एक दिन तू अपना सच लेकर इस दुनिया के सामने खड़ी होगी और सबको आईना दिखाएगी। सुधा अब अकेले अपनी बेटी को पाल रही है। उधर विक्रम ने सिमी से शादी कर ली। सिमी अब उस घर की मालकिन है जहाँ कभी उसकी बहन रानी बनकर रहती थी। लेकिन रिश्तों की नींव पर पाप और धोखे की परछाइयाँ हैं जो अब सिमी को चैन से जीने नहीं दे रही थी। घर में सुबह का समय। सिमी रसोई में है, विक्रम अखबार पढ़ रहा है। विक्रम, नाश्ता बना दिया है, देख लो।
अब तो मैं हर चीज़ में तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। विक्रम बिना देखे हमेशा याद दिलाना ज़रूरी है क्या? सिमी कड़वी मुस्कान के साथ। पहले तो तुम्हें मेरा हर स्पर्श पसंद था, अब एक कॉफ़ी के लिए भी ताने देते हो? विक्रम, मैं थक गया हूँ सिमी। ऑफिस, घर और अब बच्चा, सब कुछ एक साथ। थक तो मैं भी रही हूँ, लेकिन अब तो तुम्हें यही सब चाहिए था ना? दोनों के बीच खामोशी पसर जाती है। सिमी डॉक्टर के पास जाती है, कुछ असमंजस के साथ लौटती है। डॉक्टर, सिमी जी, आप 6 महीने की गर्भवती हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तनाव से बचिए। सिमी घर लौटती है, चिंतित है, मन ही मन। हर दिन मेरा डर बढ़ रहा है। सुधा की बेटी भी बड़ी हो रही होगी, अगर वह कभी अपना हक जमाने आ गई तो? सास सुमित्रा देवी अब चुपचाप विक्रम और सिमी के साथ रहती हैं। ना कोई शिकायत, ना कोई समर्थन। एक दिन सास सुमित्रा देवी ने सिमी से कहा, पूजा की थाली तैयार कर दी? जी मम्मी जी। आप तो मुझसे कभी कोई काम नहीं कहती, फिर आज क्यों? सुमित्रा देवी कटाक्ष करते हुए कहती है, काम की क्या ज़रूरत? जब तुमने इस घर का सब कुछ छीन ही लिया है, तो अब मेरी क्या बिसात रह गई है? सिमी गुस्से से, आप हर बात में ताना मारती हैं। मैं अब इस घर की बहू हूँ। सुमित्रा देवी, बहू या छाया, घर की असली रोशनी तो चली गई सिमी। तुम चाहो जितना संवार लो खुद को, ये घर अब खुश नहीं रहेगा। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था। इधर सुधा अब स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ाने लगी है। बेटी आर्या अब 4 साल की हो चुकी है। मम्मा, सबके पापा स्कूल आते हैं, मेरे पापा क्यों नहीं? सुधा ठहर कर देखती है बेटी की आंखों में। बेटा, अब तेरी माँ ही तेरी पापा है। तू मुझे ही अपना पापा समझ। मैं सब कुछ तेरे लिए करती हूँ ना, तो पापा की क्या ज़रूरत? तू मेरी दुनिया है बेटा। पर आप रोए क्यों मम्मा? सुधा आंसू पोंछती है। ये खुशी के आंसू हैं आर्या, तू जो साथ है। सिमी मंदिर में पूजा कर रही है, तभी एक औरत और बच्ची बाहर खेलती दिखती है। वो सुधा और आर्या थी। सिमी धीरे से बुदबुदाती है, तो ये है सुधा की बेटी आर्या, अपनी माँ जैसी ही दिखती है। उसकी सांसें रुकने लगती है। अतीत उसके सामने खड़ा हो जाता है। घर में अब विक्रम का रवैया बदलता जा रहा था। रात में सिमी विक्रम के पास बैठती है। विक्रम चुपचाप लैपटॉप में व्यस्त। तुम मुझसे दूर क्यों होते जा रहे हो? क्योंकि मैंने जब तुम्हें चुना था सोचा था शांति मिलेगी, लेकिन लेकिन अब मेरे अंदर हर दिन एक लड़ाई चलती रहती है, पता नहीं कौन सी। सिमी, तो अब क्या तुम पछता रहे हो? विक्रम, हाँ शायद पछता रहा हूँ। सिमी के चेहरे पर एक गहरी चोट उतरती है। सुधा स्कूल में पार्ट टाइम नौकरी कर लेती है और साथ में उसका सिलाई का काम भी चलता रहता है। सुधा की बेटी आर्या अब 8 साल की हो चुकी है। वो चंचल, होशियार और संवेदनशील बच्ची है। सुधा उसकी परवरिश ईमानदारी, आत्मसम्मान और संस्कारों के साथ कर रही है, लेकिन धीरे धीरे आर्या को अपने परिवार को लेकर अजीब से सवाल सताने लगते हैं। कुछ बातें जो बाकी बच्चों के जीवन में सामान्य है, उसे अपने जीवन में अधूरी लगती है। एक रात को सुधा बेटी को कहानी सुना रही है। आर्या, मम्मा, एक दिन मैं भी बहुत बड़ी बनूंगी, फिर मैं सबका सच सामने लाऊंगी। सुधा हैरान होकर, क्या मतलब बेटा? आर्या मासूम लेकिन दृढ़ता से, जो लोग आपको रुलाते हैं उन्हें मैं रोने पर मजबूर करूंगी। सुधा उसकी आंखों में देखती है जैसे कोई भविष्य बोल रहा हो। कक्षा में शिक्षिका बच्चों से प्रश्न पूछती है, बच्चों, कल घर पर मम्मी पापा से पूछिए कि पहली बार उन्होंने आपको क्या कहा था जब आप पैदा हुए थे। बच्चे खुश होते हैं। आर्या थोड़ा चुप हो जाती है। एक बच्चा, मेरी मम्मी कहती है मैं रोई तो पापा ने कहा मेरी राजकुमारी आ गई। दूसरा बच्चा, मेरे पापा मुझे पहली बार गोद में उठाकर रो पड़े थे। आर्या का चेहरा बुझ जाता है। वो चुपचाप बाहर देखती है। घर लौटने के बाद आर्या अपनी माँ सुधा से सवाल करती है, मम्मा, जब मैं पैदा हुई थी तो पापा ने क्या कहा था? सुधा अचानक चुप हो जाती है। सुधा धीरे से, बेटा, तेरे आने पर मेरी पूरी दुनिया रोशनी से भर गई थी। आर्या, मैं पापा से कभी मिली क्यों नहीं? बाकी सबके पापा स्कूल आते हैं, पार्क में खेलते हैं, मेरे क्यों नहीं? सुधा की आंखों में आंसू भर आते हैं,
लेकिन वो अपने भाव छुपा लेती है। तेरे पापा बहुत दूर चले गए हैं बेटा, जहाँ से लोग वापस नहीं आते। आर्या, पर मैंने सुना है कि वो किसी और के साथ रहते हैं, मौसी के साथ। सुधा स्तब्ध रह जाती है। सुधा कपाती आवाज़ में, तू ये सब कहाँ से सुन रही है? आर्या, स्कूल में मेरी सहेली रिया ने कहा कि तुम्हारी मौसी तुम्हारे पापा के साथ रहती है। उसकी मम्मी ने उसे बताया था। क्या वो झूठ बोल रही थी? एक बार आर्या अपने स्कूल की नोटबुक में लिखती है, आज सबने अपने पापा के बारे में बताया, मुझे कुछ नहीं पता। मम्मा हमेशा मुस्कुराती है पर उनकी आंखों में पानी होता है। मैं जानूंगी कि सच क्या है। मम्मा से किसी ने बहुत बुरा किया है और मैं एक दिन उन्हें ढूंढ निकालूंगी। सुधा और आर्या एक दिन मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी सिम्मी और विक्रम भी वहां आते हैं। उनके साथ एक बच्चा भी होता है। आर्या अचानक सिम्मी को देखती है, कुछ अजीब सा जुड़ाव महसूस करती है। मम्मा, ये आंटी मुझे जानी पहचानी लगती हैं, और उसके साथ वाले अंकल भी। सुधा जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और बाहर ले जाती है। सुधा कठोर स्वर में, उनकी तरफ दोबारा कभी मत देखना। पर क्यों मम्मा, वो कौन है? सुधा आंखें नम करके, तेरे सवालों का जवाब समय देगा बेटा, लेकिन याद रखना कभी किसी झूठ को सच मत मानना। सिम्मी और विक्रम आर्या को देख लेते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। सिम्मी, विक्रम, वो लड़की, वो शायद आर्या थी। हाँ, मैंने उसकी आंखों में देखा, वही सवाल, वही आग जो सुधा की आंखों में था। छोड़ो ना उन लोगों को, हमें अपने रास्ते चलना चाहिए, उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए। अब हम इस मंदिर में नहीं आएंगे, हमें पूजा करनी होगी तो हम दूसरे मंदिर में जाएंगे। सिम्मी चिढ़कर बोलती है। विक्रम, क्यों सिम्मी, क्या तुम डर रही हो? उनकी परछाइयाँ तो हमारे ऊपर हमेशा पड़ेगी, और हमने अपने अतीत में जो किया है वो तो हमारे सामने आना ही है। 5 साल बाद एक रात आर्या बालकनी में बैठी आसमान देख रही थी। एक तारा चमक रहा है। वो उस तारे से सवाल करती है, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी अकेली क्यों है और मेरे पापा क्यों नहीं है मेरे साथ। आखिर सच क्या है? पीछे खड़ी सुधा उसकी ओर देखती है। बेटी के भीतर एक नायक जन्म ले रहा है। आर्या अब 13 वर्ष की हो चुकी है। वो समझदार, भावुक लेकिन बेहद जिज्ञासु बच्ची बन चुकी है। माँ से छिपे हुए दर्द को वो रोज महसूस करती है, लेकिन अब वो सिर्फ सवाल नहीं करना चाहती, वो जवाब खोजना चाहती है। और एक दिन उसे वो रास्ता मिल ही जाता है। सुधा स्कूल गई थी। आर्या घर पर अकेली थी। किताबें सजाते समय अलमारी की एक दराज खुलती है। आर्या धीरे से, ये दराज तो मम्मा कभी नहीं खोलती। वो खोलती है, अंदर एक पुराना बॉक्स, कपड़ों में लिपटा हुआ। आर्या, इतनी सजी सवरी चिट्ठियाँ और ये एक एल्बम। वो एक फ़ोटो उठाती है जिसमें सुधा विक्रम की शादी के समय की एक पुरानी फ़ोटो थी, जिसमें वे दोनों मुस्कुरा रहे थे। शादी के फ़ोटो में कुछ सिमी की भी फ़ोटो थी और फ़ोटो पर लिखा था, हमारी दुनिया। आर्या हैरान, ये तो मम्मा है, और ये अंकल, यही तो मंदिर में थे, और ये आंटी, ये तो मौसी जैसी लगती है। बॉक्स में एक अधूरी चिट्ठी मिलती है, शायद सुधा ने कभी लिखी थी और फिर ऐसे ही मोड़कर रख दी। बेटी, जब तू बड़ी होगी तो तुझे बताऊंगी कि तेरे पापा ने कैसे हमें छोड़ दिया, कैसे मेरी बहन ने मेरे घर को लूटा, कैसे दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया, मेरे साथ विश्वासघात किया। लेकिन तब तू तैयार होगी उस सच को जानने के लिए। अभी नहीं, अभी वो समय नहीं आया, तू अभी छोटी है। आर्या कांपती है, जैसे सच उसके दिल पर हथौड़ा मार रहा हो। आर्या चुपचाप बैठी है। जब सुधा घर लौटती, वो चिट्ठी और फोटो सामने रख देती है। आर्या आंखों में आंसू लिए, अब छुपाओ मत मम्मा, मैं सब जान चुकी हूँ। सुधा कांपती आवाज़ में, तू अभी बच्ची है बेटा। आर्या दृढ़ता से, नहीं मम्मा, अब मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं आपका हक हूँ, आपकी आवाज़। मैं जानती हूँ कि पापा ने आपको छोड़ दिया और मौसी ने सब छीना। सुधा रोते हुए, हाँ हाँ, उन्होंने सब छीना और फिर मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे बचाना चाहती थी उस गंदगी से। आर्या, अब और नहीं, अब आप अकेली नहीं होंगी मम्मा, मैं आपको इंसाफ दिला कर रहूँगी। सिमी ने अपने बेटी आर्या का एडमिशन उसी स्कूल में लिया था जिसमें आर्या पढ़ती थी। एक दिन स्कूल में सिमी अपने बेटे को लेने आती है। आर्या उसे पहचान लेती है।
आर्या धीरे से उनके पास जाकर पूछती है, आप सिमी मौसी हैं ना? सिमी आर्या को पहचान लेती है लेकिन अजनबी बनने की कोशिश करती है। आर्या, मैं सुधा शर्मा की बेटी हूँ और आपकी भांजी। वही सुधा शर्मा जिसका आप सबने मिलकर सब कुछ छीन लिया था, उसे मजबूर कर दिया था घर से निकलने के लिए। लेकिन आपको आपके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, देखना एक दिन। सिमी का चेहरा पीला पड़ जाता है। सिमी, तुम कैसे जानती हो ये? आर्या कठोर स्वर में, तस्वीरों से और अपनी मम्मा के आंसुओं से। सिमी घर लौटकर बदहवास हालत में विक्रम को सब बताती है। वो जानती है, वो सब जान चुकी है। विक्रम झल्लाकर, तुमने उससे बात की? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या सिमी? सिमी, उसकी आंखों में वही आग है जो सुधा की आंखों में थी। मैं डर रही हूँ विक्रम, वो सब कुछ उजागर कर देगी। आर्या अब बड़ी हो गई थी। उसने डायरी में अपने मन में आ रहे आक्रोश को लिखना शुरू किया। आज मैंने सच देखा। अब मैं जानती हूँ कि मेरी माँ की आंखों में आंसू क्यों रहते हैं। आज तक मैंने उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं देखी जो एक स्त्री के चेहरे पर होनी चाहिए। अब मैं सिर्फ बेटी नहीं, एक हथियार हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी माँ का जीवन की खुशियाँ छीनी हैं। अब ये कहानी मेरी होगी। मेरी माँ का बदला मैं लूँगी। आर्या मंदिर में माँ के साथ खड़ी है, हाथ जोड़े हुए। भगवान, मेरी मम्मा को हिम्मत दो और मुझे भी। अब हम किसी से नहीं डरेंगे। पीछे सूरज निकल रहा है, एक नए संघर्ष की शुरुआत का। आर्या अब 18 साल की है, चंचलता के साथ भीतर पत्थर सी दृढ़ता। माँ का सत्य जान लेने के बाद उसने मन में ठान लिया है कि मौसी सिम्मी और पिता विक्रम को उनके कर्मों का दंड दिलाकर ही दम लेगी। लेकिन ये लड़ाई अकेले की नहीं, उसे सहारा चाहिए, सबूत, योजना और एक भरोसेमंद साथी। कॉलेज लाइब्रेरी, दोपहर का सन्नाटा। अनुराग किताबों की अलमारी के पास फुसफुसाते हुए, तू कई दिनों से उदास दिख रही है आर्या, कुछ तो बात है। आर्या धीरे से, एक राज है अनुराग, माँ से जुड़ा और मेरे पापा मौसी के गुनाह से। राज बांट लेने से बोझ हल्का होता है, मैं तेरी मदद करूँगा, पर पहले सच तो बता। आर्या संक्षेप में पूरी कहानी कह देती है। अनुराग अवाक रह जाता है। ये तो सीधा साधा धोखा है, पर तू केवल आरोप नहीं लगा सकती, हमें दस्तावेजी सबूत चाहिए। आर्या, सबूत है, माँ के तलाक के कागज़, मौसी के साथ पापा की शादी का रजिस्ट्रेशन और वो पुरानी तस्वीरें। लेकिन सब जला भुना कागज़ नहीं, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो अदालत और समाज दोनों को हिला दे। रात 10 बजे सुधा का छोटा सा घर। सुधा अपने स्कूल का कुछ काम कर रही है। आर्या, मम्मा ये देखो, मैंने सत्य की परछाई नाम से इंस्टाग्राम पेज बनाया है। किसी का नाम नहीं लिखूंगी, पर एक एक कहानी आपके रिश्तों से मिलती होगी। किस तरह एक पति ने अपनी ही पत्नी और एक बहन ने अपनी ही सगी बहन के साथ विश्वासघात किया। उनकी चरित्रहीनता की एक एक कहानी अब सोशल मीडिया पर प्रसारित होगी। सुधा घबराकर, बेटा तुझे बदला नहीं, इज्जत से लड़ना है, गुमनाम हमला भी गाली जैसा लगेगा। आर्या, फिर फेसबुक पर सत्य संवाद लाइव करेंगे जहां पीड़िता का चेहरा छिपाकर उसकी कहानी कही जाएगी। आप बस अपना सच बोलना, नाम मैं सेंसर कर दूंगी। सुधा संशय से परे बेटी की आंखों में भरोसा देखती है। ठीक है, अगर तुझे लगता है इससे न्याय मिलेगा तो मैं साथ हूँ। 2 दिन बाद रविवार शाम 7 बजे फेसबुक लाइव शुरू। कमरे के टीवी पर न्यूज़ टिकर। अनोखा मामला, शख्स ने साली के प्रेम जाल में फंसकर उससे रचाई शादी और अपनी पत्नी और नवजात बेटी को छोड़ा। आर्या अपनी मॉड्यूलेट आवाज़ में कैमरे के पीछे, नमस्कार, ये कहानी है एक माँ की जिसे उसकी ही बहन ने पति के साथ मिलकर धोखा दिया और घर से बेदखल कर दिया। सुधा धुंधली लाइट में बैठी, चेहरा हल्की शॉल से ढका, रोते रोते बयां करती है। सुधा लाइव में, जब मैंने बच्ची को जन्म दिया तभी मेरी बहन ने बताया कि वो मेरे पति के बच्चे की माँ बनने वाली है। कमेंट फीड में बाढ़ सा भरता है, जस्टिस फॉर सिस्टर, शेम ऑन हिम। दूसरी ओर विक्रम के ड्राइंग रूम में हड़कंप, मोबाइल फ़ोन पर ट्रेंडिंग,
नोटिफिकेशन। विक्रम की दिक्कत और सिमी की घबराहट बढ़ने लगी। सिमी चीखते हुए, लाइक्स लाखों में पहुंच रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है विक्रम। ये फर्जी है, पहचान तो नहीं उजागर है, पर लोग अटकलें लगाने लगेंगे, हमारे क्लाइंट्स, कंपनी के शेयर। दूसरे दिन अनुराग आर्या से कहता है, लोकल चैनल जन धड़कन के रिपोर्टर मेरे कजिन है, तुम्हारी माँ का इंटरव्यू प्राइम टाइम पर चलेगा। पर माँ की पहचान? चेहरा धुंधला करें, नाम बदल दें, मगर मेडिकल रिकॉर्ड और कोर्ट के दस्तावेज ब्लर करके दिखाएंगे। प्रेस की आर्थेटिक कॉपी होने से मामला पुख्ता दिखेगा। आर्या, फिर पापा और सिमी चाहे गिनती के केस जीतने को महंगे वकील करे, जन्मत से पहले ही हारेंगे। एक विवाह समारोह में सुधा और आर्या पहुंचती है। निमंत्रण कार्ड गलती से दोनों पक्षों को गया था। विक्रम झल्लाकर कॉरिडोर में रुकता है। यहाँ क्यों आई हो तुम दोनों, तमाशा करने? आर्या आंखों में ठंडी आग लिए, तमाशा तो आपने सालों पहले शुरू किया था पापा, अब पर्दा गिरने का समय है। सिमी हाथ जोड़ते हुए घबराकर, आर्या बेटी हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। आर्या तीखे स्वर में, बेटी आपने जब माँ से उसका सब कुछ छीना था तब याद नहीं आया कि मैं भी आपकी भांजी हूँ? अब अदालत और समाज जवाब देगा। स्थानीय पत्रकार कैमरा लिए पास आ जाते हैं। विक्रम और सिमी हड़बड़ाकर पीछे हटते हैं। सुधा रोते रोते, मुझे डर लग रहा है बेटा, सामाजिक दबाव, लंबा मुकदमा। आर्या, मम्मा याद है आप कहती थी ना, एक माँ कभी हार नहीं मानती, अब बेटी भी हार नहीं मानेगी। देखना वो दिन दूर नहीं जब इंसाफ हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा। अनुराग, और हम 3 नहीं हज़ारों लोग अब तुम्हारे साथ हैं। सोशल मीडिया के कमेंट्स देखो, हम सब सुधा के साथ है, ट्रेंड कर रहा है। ऑफ स्क्रीन मोबाइल नोटिफिकेशन, 20K नए फॉलोवर्स, 5K रीट्वीट्स। बालकनी में खड़ी आर्या आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाती है, ये शुरुआत थी, अब असली युद्ध होगा। सत्य की मशाल मैं उठाऊंगी और हर उस छाया को जला दूंगी जिसने मेरी माँ की रोशनी छीनी। दूर कहीं बादलों को चीरती बिजली चमकती है, मानो खुद प्रकृति भी न्याय की घोषणा कर रही हो। सुधा का केस अब अदालत में है। सोशल मीडिया, समाचार और जनमत उसके पक्ष में खड़े हो चुके हैं, लेकिन लड़ाई लंबी और मुश्किल है। इसी बीच अनुराग, आर्या का सच्चा साथी, अब सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि संघर्ष का सेनापति बन गया है। अब केस को और मजबूत करने के लिए उन्हें अंदर से कुछ ऐसा लाना होगा जो विक्रम और सिमी को पूरी तरह बेनकाब कर दे। आर्या और अनुराग की बातचीत। छत पर चांदनी में बैठकर आर्या धीरे से, अनुराग, तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए मैं शुक्रिया अदा कैसे कहूँ, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो आर्या, और दोस्त का साथ देना मेरा फ़र्ज है। आर्या आंखों में चमक के साथ, कभी कभी लगता है शायद तुम ही हो वो जो मेरी अधूरी ज़िंदगी को जोड़ पाओगे। अनुराग हल्की मुस्कुराहट के साथ, फिलहाल ज़िंदगी जोड़ने में पहले जख्म भरने ज़रूरी है, पहले माँ को न्याय दिलाते हैं, फिर तुम जो कहो। अनुराग का कज़न पत्रकार रवि स्टूडियो में, आज की विशेष रिपोर्ट में हम दिखाएंगे एक ऐसा केस जहां बेटी अपनी माँ के लिए उठी तलवार बनी और देश की बेटियां कह उठी, अब चुप नहीं रहेंगे। टीवी स्क्रीन पर सिमी और विक्रम की पुरानी शादी की तस्वीरें, मेडिकल रिपोर्ट्स, व्हाट्सएप चैट्स। रवि आवाज़ में गंभीरता लिए, ये केवल एक केस नहीं है, यह उस हर औरत की लड़ाई है जिसे अपनों ने ही नहीं तोड़ा बल्कि पूरी समाज ने तोड़ा। एक रात अनुराग कॉलेज से लौट रहा था, तभी बाइक सवार 2 गुंडे उस पर हमला करते हैं। बहुत हो गया सच्चाई का नाटक, अब जुबान काट देंगे। अनुराग गिरता है लेकिन जेब से मिर्ची वाला स्प्रे निकालकर उन्हें अंधा कर देता है। अनुराग चिल्लाकर, तुम जैसे लोग ही हारेंगे, क्योंकि सच को मारना आसान नहीं। गुंडे भाग जाते हैं। अनुराग घायल पर मुस्कुराता है। आर्या आंखों में आंसू लिए, तुम्हें चोट लगी है मेरी वजह से, अगर तुम्हें हिम्मत मिलती है मुझसे तो ये मेरी चोटें मेरे लिए मेडल है। आर्या उसका हाथ पकड़ लेती है। धीरे धीरे उनके बीच एक रिश्ता आकार ले रहा था।
दृश्य कोर्ट कैंपस। आर्या का पहला मुकदमा। अब एक बेटी आर्या तेज तर्रार वकील बन चुकी थी। आंखों में माँ का दर्द, दिल में अपमान का अंगारा और आवाज़ में ऐसी धार कि बड़े बड़े झुक जाए। काले कोट में हाथ में फाइल लिए आर्या अपने पहले केस के लिए कोर्ट में दाखिल होती है। पत्रकार उसके पीछे भागते हैं। मैम, आपने अपने ही पिता और मौसी के खिलाफ केस किया है, जो अब एक सफल व्यापारी है, कुछ कहेंगी? आर्या शांत स्वर में, ये मेरा निजी मामला नहीं है। ये उन सभी औरतों की आवाज़ है जिनका घर उनके सबसे करीबी लोगों ने तोड़ा। मैं न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ, अपनी माँ के सम्मान के लिए। टीवी एंकर। आज की सबसे बड़ी खबर, बेटी ने ठुकराई अपने पिता की पहचान और कोर्ट में ठोका 20 साल पुराना मामला। अवैध संबंध, धोखा और महिला उत्पीड़न का केस दर्ज। सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, गर्व के थे। विक्रम अब एक नामी कारोबारी था। टीवी पर खबर देखते ही दोनों के चेहरे फफक हो जाते हैं। विक्रम गुस्से से, ये लड़की पागल हो गई है, मुझे कोर्ट में घसीटेगी, मैं उसका बाप हूँ। सिमी घबराकर, उसके पास कोई सबूत होगा क्या? हमने तो इतने साल चैन से जी रहे थे, अब सब बर्बाद कर देगी। मैं अपने वकीलों से बात करता हूँ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। दृश्य कोर्ट, मुकदमे की शुरुआत। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। अदालत में सन्नाटा। जज प्रवेश करते हैं। आर्या दलील में, माननीय न्यायालय, मेरी माँ को 3 साल की शादी के बाद सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उनकी बहन ने उनके पति से संबंध बनाए। न केवल उन्हें धोखा दिया गया, बल्कि समाज और परिवार दोनों ने उन्हें जलील किया। आज मैं सबूत के साथ ये साबित करूंगी कि मेरी माँ के साथ हुआ अन्याय सिर्फ घरेलू मामला नहीं, एक आपराधिक कृत्य था। पूरा कोर्ट सन्न। विक्रम और सिमी की गर्दनें झुक जाती हैं। आर्या पुराने गवाहों को कोर्ट में लाती है। सुधा की सास, काम वाली बाई, एक पुराना नौकर और कुछ पड़ोसी। कई साक्ष्य सामने लाए जाते हैं। पुराने मेडिकल रिकॉर्ड, चिट्ठियाँ, संपत्ति से बेदखली के कागज़। सिमी क्रॉस एग्जामिनेशन में टूटते हुए, हाँ, मैंने अपनी बहन का घर छीना, लेकिन विक्रम ने भी तो मुझे उकसाया था, वो मेरी तरफ खुद खींचा चला आया था। आर्या आवाज़ ऊंची करते हुए, तो तुमने बहन की आस्था, भरोसा और घर को कुचलकर अपने लालच की रोटियां सेकी। क्या तुम्हें उस रिश्ते की शर्म भी नहीं आई? सिम्मी का आत्मसमर्पण, रोते हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सुधा दीदी का घर तोड़ा, मैंने लालच और मोह में अपना विवेक खो दिया, मैं अपनी बहन से माफ़ी मांगती हूँ। विक्रम चीखते हुए, मैंने गलती की थी, लेकिन अब क्या फ़ायदा? कोर्टरूम में सन्नाटा। सिम्मी सिर झुकाकर रो रही है। विक्रम गुस्से से अपनी सीट पर कांप रहा है। सिम्मी धीरे से, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया उसका प्रायश्चित ज़िंदगी भर करती रहूँगी। सुधा धीरे से, तू तो मेरी बहन थी सिम्मी, लेकिन बहनों की पीठ में छुरा घोंपा जाता है क्या? सिम्मी मौन, सिर झुका लेती है। जज गंभीर स्वर में, ये मामला केवल पारिवारिक विश्वासघात का नहीं है, बल्कि नैतिकता, मानवीयता और स्त्री के आत्मसम्मान से जुड़ा है। ये अदालत केस नंबर 23 सुधा बनाम विक्रम व सिम्मी की सुनवाई पर अंतिम निर्णय सुनाने जा रही है। सभी उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर बैठते हैं। प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार ये स्पष्ट है कि प्रतिवादी विक्रम ने अपनी पत्नी सुधा को मानसिक उत्पीड़न दिया और अपनी साली सिमी के साथ अवैध संबंध बनाकर अपनी पत्नी को त्यागा। प्रतिवादी सिमी, जो पीड़िता की बहन थी, ने विश्वासघात करके उसका वैवाहिक जीवन नष्ट किया। जज, कोर्ट इस बात को स्वीकार करता है कि सुधा जी को जानबूझकर मानसिक और सामाजिक यातना दी गई। विक्रम और सिमी को 25 लाख का मुआवजा अदा करने और आधी संपत्ति में हिस्सेदारी देने का आदेश दिया जाता है। साथ ही सुधा जी को उस घर में सम्मानपूर्वक रहने का अधिकार दिया जाता है जहां से उन्हें निकाला गया था। कोर्ट में तालियां नहीं बजती, लेकिन एक सन्नाटा टूटता है। एक औरत का आत्मसम्मान फिर से जीवित होता है। कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़। पत्रकार, मैडम सुधा जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस फैसले के बाद?
सुधा आंखों में आंसू लेकिन आत्मविश्वास के साथ, ये सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की जीत है जिसे अपनों ने तोड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पीछे खड़ी आर्या और अनुराग मुस्कुराते हैं। विक्रम और सिमी दोनों घर में चुपचाप बैठे हैं। घर की दीवारें अब उजड़ी सी है और हवा में उदासी का झोंका है। दबी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाज़ा सिमी खोलती है। सामने खड़ी है सुधा, सफ़ेद साड़ी, माथे पर बिंदी, पर चेहरे पर गजब की शांति। उसके पीछे आर्या, मजबूत और गर्वित। विक्रम नजरें चुराकर, तुम वापस क्यों आई हो? सुधा धीरे और स्थिर स्वर में, इसीलिए क्योंकि अब ये घर मेरा है, सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक रूप से भी। जिस घर से तुमने मुझे निकाला था, आज उसी घर में तुम्हें शर्मिंदगी के साथ झुक कर रहना होगा। सिमी आंखों में आंसू लिए, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस प्यार चाहती थी, लेकिन अब समझ में आता है कि मैंने क्या खोया। सुधा, तूने मेरा घर नहीं छीना सिमी, तूने अपनी आत्मा बेच दी थी, और अब तुझ पर जो बीतेगी वही तेरी सज़ा होगी। कुछ ही दिनों में पूरे मोहल्ले को खबर लग जाती है कि सुधा फिर से लौटी है और सिमी को कोर्ट ने ही दोषी ठहराया है। पड़ोसी महिला, अब बोलो, जिसे इन्होंने अपमानित कर निकाल दिया था वही अब सम्मान की मूरत बन गई है। अरे वो सिमी एक नंबर की कुल्टा औरत है, अपनी बहन का घर उजाड़ कर मज़े से रह रही थी। अच्छा हुआ कोर्ट में सही फैसला हुआ। सिमी सब सुनती है और मन ही मन अपनी करनी पर पछताती है। मुझे क्यों जीने दिया भगवान, काश मैं बहुत पहले ही मर जाती। विक्रम अब बीमार रहने लगा, कोई देखने वाला नहीं। सिम्मी जो कभी हर बात में उसका साथ देती थी, अब खुद तिरस्कार की आग में जल रही थी। डॉक्टर, आप दिल के मरीज हैं, आप अकेले नहीं रह सकते। विक्रम विक्रम बिस्तर पर पड़े पड़े सोचता है, जिस सुधा को मैंने ठुकराया, आज उसी की बेटी मेरी सबसे बड़ी सज़ा बन गई। मुझे आज खुद से नफरत है। अब सुधा एक नई शुरुआत करती है, समाज से ठुकराई गई अपमानित औरतों के लिए एक आश्रय खोलती है, नारी गरिमा। सुधा भाषण में, जिस दिन मैं उस घर से निकली थी मेरा आत्मसम्मान रोता था, लेकिन मेरी बेटी ने मेरी आवाज़ को नया जीवन दिया। अब ये संस्था हर उस औरत की आवाज़ बनेगी जिसे अपनों ने ही तोड़ा। सैकड़ों महिलाएं तालियां बजाती हैं। मंच पर आर्या और सुधा। मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं, वो हर उस नारी की शक्ति है जो चुप रही, सहती रही और फिर उठी भी। माँ, ये दुनिया अब तुम्हारी ऋणी है। तालियां तालियां और तालियां बजती हैं। सूरज की रोशनी में माँ बेटी साथ बैठी हैं। सुधा की आंखों में अब न आंसू है न डर, केवल संतोष है कि अपमान की राख से उठकर उसने फिर से अपने लिए एक नई सुबह रची। सिम्मी अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। विक्रम अस्पताल में है और आर्या ने जिम्मेदारी से उसका इलाज का खर्चा उठा लिया था। इंसानियत के नाते सिमी आईने में खुद से, जो चेहरा कभी सबसे खूबसूरत कहलाता था, आज उसी से घिन आती है मुझे। उसे सपनों में भी सुधा की आंखें डराने लगती है। तू मेरी बहन थी सिमी, पर तूने मुझे और मेरी बेटी को जिंदा दफना दिया था। सिमी नींद से हड़बड़ाकर उठती है। माफ़ कर दो दीदी, माफ़ कर दो। आर्या की सगाई उसके दोस्त अनुराग से हो रही थी, वही अनुराग जिसने मुश्किल समय में और इतने बड़े संघर्ष में आर्या और सुधा का साथ दिया। अनुराग सुधा से, मम्मी जी, आप एक मिसाल हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपकी बेटी मेरे जीवन में आ रही है। सुधा भावुक होकर, बेटा, मेरी बेटी ने वो दिया जलाया है जिसकी रोशनी अब ना बुझेगी। मैं निश्चिंत हूँ। विक्रम अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, उसकी सांसें कमज़ोर है। आर्या उसे देखने आती है। विक्रम कमज़ोर स्वर में, आर्या बेटी तुम? हाँ पापा, आप मेरे पापा रहे हैं। भले ही आपने मेरी माँ को तोड़ दिया, पर मैं आपके अंत में आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। विक्रम आंखों में आंसू लिए, मैंने बहुत गलत किया। अगर एक बार सुधा मुझे माफ़ कर देती तो। आर्या आंखें भरकर, वो आपको माफ़ कर चुकी हैं, लेकिन आप खुद को शायद कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। विक्रम के चेहरे पर एक कटा फटा सुकून उभरता है और उसकी सांसें थम जाती है।
कुछ हफ्तों बाद आर्या को एक लिफाफा मिलता है, सिम्मी का लिखा हुआ। प्रिय आर्या, मुझे अब समझ आता है कि प्यार, लालच और अहंकार क्या क्या तबाही ला सकते हैं। मैंने अपनी सबसे प्यारी बहन को खोया, खुद को खोया और अंत में तुम्हें भी खो दिया। मेरी हर सांस अब पछतावे से भरी है। मैं कहीं दूर जा रही हूँ। मेरे बेटे आर्यन को तुम लोगों को सौंप कर जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी बुरी माँ की काली परछाई उस पर पड़े। मैं वहाँ जा रही हूँ, शायद जहाँ मेरी आत्मा शांति पाए। तुम्हारी मौसी, जिसने दीदी का दिल तोड़ा, सिम्मी। पत्र पढ़कर आर्या की आंखों से एक चुप्पी बहती है और वो पत्र माँ के चरणों में रख देती है। कुछ महीनों बाद सुधा एक एनजीओ में महिला अधिकारों पर भाषण देती है। हमें बेटियों को सिर्फ पढ़ाना नहीं, उन्हें तलवार भी बनाना होगा। मेरी बेटी ने मुझे फिर से जिंदा किया और अब मैं हर औरत को लड़ना सिखाऊंगी। तालियां बजती हैं। छत पर आर्या और अनुराग चाय पीते हुए। अनुराग, तो अब अगला कदम क्या है आर्या? अब माँ के साथ वो हर घर तक पहुँचूंगी जहाँ औरतें चुप हैं। उन्हें बताऊंगी कि आवाज़ उठाना गुनाह नहीं, ज़रूरत है। अनुराग हंसते हुए। और हमारे बारे में? आर्या शरारत से। हमारी कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। पहले इंसाफ, फिर इश्क। माँ अब सिर्फ माँ नहीं, एक मिसाल है और मैं सिर्फ उसकी परछाई नहीं, उनका हथियार बन गई हूँ। हमारा दर्द अब इतिहास नहीं, चेतावनी है और हमारी कहानी एक नई सुबह का गीत है। संघर्ष खत्म हुआ, अन्याय को न्याय मिला, पर अब सवाल है, क्या केवल सज़ा ही काफ़ी है? नहीं, बदलाव चाहिए, चेतना चाहिए और वही बदलाव अब सुधा, आर्या और अनुराग मिलकर लाने वाले हैं। सुधा ने एक संस्था खोली, नव संजीवनी महिला सहायता केंद्र। बोर्ड पर लिखा है, हर टूटी औरत को फिर से जीना सिखाने की जगह। आर्या वहाँ लड़कियों को आत्मरक्षा सिखा रही है। सुधा सबको संबोधित करती है। हमारे समाज में पीड़ित से सवाल किए जाते हैं, गुनहगार से नहीं। अब वो वक्त आ गया है। अब हर बेटी को, हर माँ को आवाज़ मिलेगी, ताकत मिलेगी और साथ मिलेगा। तालियां गूंजती है। रात में संस्था में सबके सो जाने के बाद सुधा, आर्या, तू मेरी बेटी ही नहीं, मेरी ताकत है। मैं तुझ में खुद को देखती हूँ आर्या, और मैं आप में एक सूरज जो कभी बुझा ही नहीं, बस बादलों के पीछे छुप गया था। और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।